चलिए अभी हाइड्रोकार्बन्स में नेक्स्ट वाला पार्ट जो हम स्टार्ट करें दैट इज अल्कीन। ठीक है, अब अल्कीन्स में सबसे पहले अल्कीन्स को बनाने की मेथड्स हैं, है ना। तो कुछ रिएक्शंस जो अपन अल्केन्स के साथ ही पढ़ चुके हैं, इनके सिर्फ अपने को नाम लिखने हैं। जैसे इसमें सबसे पहली वाली रिएक्शन कौन सी, दैट इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, है ना, जिसके लिए हम क्या लेते हैं, इट इज हाइड्रोजन विथ लिंडलर्स कैटलिस्ट, हाइड्रोजन विथ P2 कैटलिस्ट, या फिर सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ हो जाती है, इंटरनल अल्काइन यदि हो तो लिंडलर्स या P2 कैटलिस्ट से सिर्फ अल्कीन बन जाएगी, और सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया हो तो उससे क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रांस अल्कीन बन जाती है। ठीक है, सेकेंड वाली जो मैथड है ये भी पढ़ी अपन ने, दैट इज हाइड्रोबोरोनेशन प्रोटोनेशन ऑफ अल्काइन, है ना। अल्काइन के ऊपर B2H6 THF डालेंगे हम तो क्या बनता है यहाँ पर ट्राइअल्किनाइल बोरेन, तो फिर H पॉजिटिव डाल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, इट इज अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। इसमें क्या लिया जाता है, दैट इज विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है। ठीक है, विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जब हम लेंगे तो कौन सी चीज़ है इसमें, इसका पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट बनाकर जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो एडजेसेंट कार्बन पर क्या आता है, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन आता है, जिनमें आपस में पाई बॉन्ड बनकर क्या हो जाता है, दैट इज अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद अगली रिएक्शन जो होती है इसमें ये कौन सी रहेगी, दिस इज विटिग रिएक्शन। ठीक है, विटिग रिएक्शन जो होती है इसमें अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, दैट इज विद फॉस्फोरिन और लाइड। ठीक है ना, अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन फॉस्फोरिन या लाइड के साथ करवाई जाती है। इसको नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में हम हीट करते हैं दोनों को। ठीक है, तो इससे रिएक्शन में क्वेश्चंस बिना मैकेनिज्म से करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से O है ना, अल्डिहाइड या कीटोन का, और ये जो फॉस्फोरिन या लाइड है इसमें से PH3P हटाते हैं तो PH3PO बनकर निकल जाएगा, और ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे बाय डबल बॉन्ड। आई बेटा बात समझ में, है ना। तो क्वेश्चंस तो बिना मैकेनिज्म के इस तरीके से डायरेक्टली हो जाते हैं, है ना। अब कौन सी चीज़ है यहाँ पर, जैसे नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन जो होता है इसको रिएक्शन में क्यों डाला गया है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये फॉस्फोरिन या लाइड जो होते हैं ये क्या रहेंगे, दीज आर ऑक्सीडेशन सेंसिटिव कंपाउंड। ठीक है, फॉस्फोरिन या लाइड क्या होते हैं, ये ऑक्सीडेशन सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इस वजह से कौन सी चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे इस वजह से क्या रहेगा, यदि रिएक्शन कंटेनर में एयर छूटी रह गई तो कौन सी चीज़ हो जाएगी, तो हम बोलेंगे एयर जो है वो फॉस्फोरिन को ऑक्सीडाइज कर देगी, जिसकी वजह से अब फिर क्या होगा, तो हम बोलेंगे फॉस्फोरिन अल्डिहाइड या कीटोन से इस तरीके की रिएक्शन नहीं कर पाएगा और अल्कीन हमको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो फॉस्फोरिन ऑक्सीडाइज होने से बच जाए इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि रिएक्शन कंटेनर में नॉर्मल एयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी जगह पर हमने क्या ले लिया यहाँ, नाइट्रोजन, जिसकी वजह से रिएक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे डिजायर्ड वे में आगे बढ़ जाएगी, फॉस्फोरिन ऑक्सीडाइज होने से बच जाएंगे। क्लियर बेटा ये, है ना। अब रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है ना, दैट इज क्वाइट सिंपल। क्या होगा यहाँ पर, हम बोलेंगे कंपाउंड्स को जो हमने हीट किया तो इन दोनों कंपाउंड्स जब टकराते हैं तो कौन सी चीज़ होती है, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के फेवर में शिफ्ट होगा, और फॉस्फोरस कार्बन पाई बॉन्ड ये कार्बन के फेवर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिन वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अल्डिहाइड या कीटोन वाले कार्बन पर क्या है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस कार्बन का पॉजिटिव एंड दिस फॉस्फोरिन वाले कार्बन का नेगेटिव, कार्बन कार्बन में बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ फॉस्फोरस पर क्या है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो कौन सी चीज़ होती है, तो बोलेंगे O नेगेटिव जो होता है ये फॉस्फोरस के पॉजिटिव के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, इससे यहाँ क्या बना, ये 4 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बना, इसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड बीटेन। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसको बीटेन, है ना। अब ये 4 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा, दैट इज अनस्टेबल, रिएक्शन किस में चल रही थी, हीटेड कंडीशंस में चल रही थी, तो इस वजह से रिंग टूटती है
ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन के फेवर में टूटेगा, O नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव। फॉस्फोरस कार्बन बॉन्ड कार्बन के फेवर में टूटा, ये कार्बन नेगेटिव, फॉस्फोरस पॉजिटिव, ये C नेगेटिव, C पॉजिटिव, क्या बना? इट इज पाई बॉन्ड बना। ठीक है, तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मतलब अल्कीन बन जाएगी, और इधर क्या हो जाएगा? तो C पॉजिटिव O नेगेटिव, यहाँ भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। आया बेटा समझ में, है ना? तो इस तरीके से रिएक्शन में क्या बन गया, तो हमने बोला इस तरीके से रिएक्शन में इसका अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है ना? यहाँ पर एक और चीज जो हम लिखेंगे वो कौन सी, तो हम बोलेंगे इट इज सॉल्वेंट। यदि इस रिएक्शन में स्पेसिफाई किया जाए तो हम क्या बोलेंगे? जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ती है क्या हो जाएगा? सिस प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम होगी तो ट्रांस प्रोडक्ट जो होगा उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। आगे बेटा समझ में, तो क्वेश्चन के लिए वाली चीज भी ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है, इस नेक्स्ट वाली रिएक्शन में क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसमें क्या लिया हमने? जेमाइनल डाइहैलाइड, है ना? जेमाइनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक ही कार्बन पर क्या हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? दैट इज जेमाइनल डाइहैलाइड, है ना? इसके रिएक्शन हम सोडियम या जिंक से करवाएंगे। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स या फ्रैंकलिन रिएक्शन है जो डाइहैलाइड पर की हमने। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, NaX या ZnX को निकल जाएगा, और कार्बन और कार्बन इनके बीच में क्या बन जाता है? दैट इज डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना? तो ये रिएक्शन क्या है? वुड्स या फ्रैंकलिन रिएक्शन है डाइहैलाइड की। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली जो मेथड होती है अल्कीन्स को बनाने के लिए, ये कौन से रहेगी? दिस वी कॉल डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, है ना? नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन रहेगा ये कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे दिस इज डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी चीज रहेगी बेटा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे डीहैलोजिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं इनमें एक क्या होता है? जिंक इन मीथेनॉल, और दूसरा क्या रहेगा? दैट इज सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। ठीक है, अब ये जो डीहैलोजिनेशन है ये ना किसका करवा रहे हैं? दैट इज ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन एंड हैलोजन है। ठीक है, इसको हम क्या होता है? दैट इज विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो इस विसिनल डाइहैलाइड पर क्या डाला हमने? दैट इज जिंक इन मीथेनॉल, है ना? विसिनल डाइहैलाइड पर डाला हमने दैट जिंक इन मीथेनॉल, है ना? कौन सी चीज होगी यहाँ, तो बोलेंगे जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है ये टूट रहा है, इसमें क्या आ जाएगा? C पॉजिटिव Br नेगेटिव, है ना? C पॉजिटिव जो रहेगा क्या हो जाएगा? इसके ऊपर जिंक से 2 बार सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, जिंक से जब 2 बार सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो C पॉजिटिव पर पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो न्यूट्रल हो जाता है, और उसके ऊपर जब फिर से एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दैट बिकम्स व्हाट? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ जिंक से 2 बार सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। ठीक है ना? जिंक से यहाँ 2 बार सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, है ना? तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे 2 बार सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? यहाँ पर कार्बन तो नेगेटिव चार्ज आया, ये C नेगेटिव, एडजेसेंट कार्बन पर जो Br है इसको यहाँ से नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ठीक है, Br नेगेटिव हटेगा तो C नेगेटिव C पॉजिटिव क्या बन गया? यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता है। आगे बेटा समझ में, मतलब यहाँ रिएक्शन में क्या बन गया? दैट इज अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, है ना? तो जिंक एंड मीथेनॉल इसके साथ जो मैकेनिज्म होता है ये क्या रहेगा? दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला। ठीक है, क्वेश्चन में जिंक और एसिटिक एसिड यदि आपको दे दिया, सिर्फ जिंक दे दिया, तब भी आपको क्या करना है? क्वेश्चन में डीहैलोजिनेशन ही करना है। आई बेटा बात समझ में, है ना? अब इसके बाद फिर कौन सी चीज हम बोलेंगे कि जो दूसरा रिएजेंट होता है यहाँ वो कौन सा? दैट इज सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, है ना? इसमें मैकेनिज्म में क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये CBr वाला जो कार्बन होता है ब्रोमीन की वजह से क्या रहेगा? दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, तो एडजेसेंट कार्बन पर जो ब्रोमीन लगा है वो क्या है? उसके 3 लोन पेयर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो वो Br क्या करेगा? इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, इसको हम क्या लेंगे? दैट इज NGP, है ना? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है ना? यहाँ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा, इससे क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे ये वाला Br बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इस कार्बन पॉजिटिव से ये Br का लोन पेयर शेयर होकर यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, है ना?
इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, है ना। जब कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज किसी और एटम से शेयर करके रखता है रिएक्शन इंटरमीडिएट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। इस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का स्पेसिफिक नाम क्या होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, है ना। दिस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इज स्पेसिफिकली नोन एज व्हाट, तो हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। अभी जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनजीपी ना, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, है ना। अभी जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, इस पर आई नेगेटिव अटैक करता है, ठीक है। तो आई नेगेटिव ने यहाँ इधर Br पर अटैक किया, आई और Br के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट क्या है, तो हम बोलेंगे ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो क्या हो जाएगा, एक Cr बॉन्ड Br के फेवर में टूटता है और दूसरा Br कार्बन बॉन्ड कार्बन के फेवर में टूटता है। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव, ये क्या कर लेते हैं, आपस में पाई बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसमें सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन में सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेटल नहीं, मेटल का कंपाउंड रिएक्शन था, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन में एनजीपी से क्या बना, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, उस पर आई नेगेटिव के अटैक से ये, फिर एक Cr बॉन्ड का Br के फेवर में टूटना और दूसरे CBr बॉन्ड का कार्बन के फेवर में टूटना, ठीक है, कौन सी चीज करवा देता है, तो हम बोलेंगे इधर अल्कीन का फॉर्मेशन करवा देता है। आया बेटा समझ में अच्छे से ये, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, दैट इज अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली जो दो रिएक्शंस हैं बेटा, कौन सी, वन इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन एंड अदर इज व्हाट, दैट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो ये वाली जो दोनों रिएक्शंस हैं, इनको हम साथ में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कौन सी वाली चीज़ है, तो हम बोलेंगे इन दोनों रिएक्शन के जो मैकेनिस्टिक पैटर्न होते हैं वो सेम होते हैं। आता है क्या समझ में, ठीक है। ये वाली जो दोनों रिएक्शन हैं ये हीटेड कंडीशन में होती हैं, है ना। ये दोनों ही रिएक्शंस किस में रहेंगी, तो हम बोलेंगे दोनों रिएक्शंस हीटेड कंडीशन में होती हैं, ठीक है। और कौन सी वाली चीज़ रहेगी, तो हम बोलेंगे इसमें है ना, दोनों रिएक्शंस क्या होती हैं, दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसमें जो रिएजेंट्स होते हैं कौन से रहेंगे, वन इज अल्कोहलिक KOH, देन सेकेंड इज NaNH2, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव इन अल्कोहल, ठीक है। फोर्थ जो होता है कौन सा रहेगा, दैट इज ट्राइइथाइल अमीन, ठीक है। और लास्ट वाला जो होता है फिफ्थ वाला, ये क्या रहेगा, दैट इज पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोऑक्साइड। आता है बेटा समझ में, दिस इज व्हाट दैट पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोऑक्साइड, है ना। तो ये पांचों जो रहेंगे, दीज आर डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग रिएजेंट्स फॉर अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब हम करवाते हैं तो इसमें हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट H2SO4, है ना। इसके साथ बॉइलिंग जब हम करवाएंगे अल्कोहल की, तो 2 डिग्री या 3 डिग्री के लिए ये रिएजेंट काम में आता है, और 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किससे होगा, विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। तो इट इज डाइल्यूट H2SO4 के साथ बॉइलिंग, दैट इज फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग, दैट इज फॉर 1 डिग्री, है ना। सेकेंड वाला जो रहेगा वो क्या होता है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, ठीक है। थर्ड इज Al2O3, है ना। फोर्थ वाला THO2, इसको क्या कहा जाता है, थोरिया कहा जाता है ना। THO2 इज थोरिया, है ना। एंड लास्ट वाला क्या, दैट इज लेंथेनाइड ऑक्साइड, है ना। लेंथेनॉइड मेटल्स जो होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, दे आल्सो फंक्शन एज व्हाट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आए बेटा समझ में, तो ये अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाने वाले रिएजेंट्स हैं, और ये अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाने वाले रिएजेंट्स हैं। समझ आती बेटा बात ये, है ना। अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं अगली, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं दोनों, ठीक है, इनको हमने क्या बोला है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं, है ना। 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन इनको हम बोलते हैं, है ना। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं ये क्या होती है, तो हम बोलेंगे ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एक फंडामेंटल टाइप होता है ना, जिसमें
कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या तो हीट करने पर या फिर कोई रिएजेंट डालने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में से सिर्फ कुछ बाहर निकलता है, इसके ऊपर बाहर से आकर कोई भी चीज़ जुड़ती नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल एलिमिनेशन। आए बेटा समझ में? ठीक है, अब एलिमिनेशन होते समय क्या होता है, तो हम बोलेंगे एलिमिनेशन होते समय कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे दो एटम्स या ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, यदि निकलने वाले या एलिमिनेट होने वाले दोनों एटम्स या ग्रुप्स जो होते हैं वो सेम कार्बन से एलिमिनेट हो जाएं। ठीक है, तो ऐसा एलिमिनेशन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड वन वन एलिमिनेशन, या इसको अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, है ना। डाइक्लोरोकार्बीन से क्लोरोफॉर्म का बनना इसका एग्जाम्पल था। आए बेटा समझ में, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज़ जो हम बोलते हैं इसमें ना, ये कौन सी वाली थी, तो हम बोलेंगे अगली चीज़ जो होती है इसमें ये क्या रहेगी, यदि एलिमिनेट होने वाले दोनों एटम्स या ग्रुप्स जो होते हैं वो एडजेसेंट एटम्स से हटेंगे तो एलिमिनेशन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड 1,2 और बीटा एलिमिनेशन। जैसे कि ये जो अपन ने डी हैलोजिनेशन देखा था, ये क्या होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ 1,2 और बीटा एलिमिनेशन। समझ आई बेटा बात ये, है ना। और ये जो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है या जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है, ये दोनों ही रिएक्शंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे एग्जांपल होते हैं इसके, दैट इज 1,2 और बीटा एलिमिनेशन के, है ना। ये 1,2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल होता है। क्लियर बेटा अच्छे से, है ना। अब एक और चीज़ जो अपन बोलेंगे कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे एक और चीज़ जो रहेगी इसमें ये होती है कि ये 1,2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं, ठीक है, इनके लिए ये क्या होती है, दीज आर ऑपोजिट टू दोज ऑफ एडिशन रिएक्शंस, है ना। ये एडिशन रिएक्शंस की ऑपोजिट होती हैं, क्योंकि एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, तो हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शंस में एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, 1,2 या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जस्ट ऑपोजिट हैं, इनमें दो सिग्मा बॉन्ड्स टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड बनता है। आता है बेटा समझ में, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे दो सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड यहाँ बनता है। क्लियर बेटा अच्छे से, है ना। अब अगली चीज जो अपन बोलेंगे इसमें नहीं कौन सी है, तो हम बोलेंगे जो 1,2 या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म हमको देखना है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अपन कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं इनके मैकेनिज्म जो होते हैं वो काइनेटिक स्टडीज के बेसिस पर लिखे जाते हैं। ठीक है ना। क्या बोला हमने, हम बोलेंगे इट इज रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना, इसका जो बेस होता है वो होता है केमिकल काइनेटिक्स, है ना। ये भी आप पढ़ने वाले हो, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा ये। ठीक है, और इसमें केमिकल काइनेटिक्स में ना कौन सी वाली चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में ना क्या होता है, तो हम बोलेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो अपने को सीखने, जो अपने को ऑर्गेनिक में काम में आने वाली हैं। तो हम बोलेंगे कि काइनेटिक्स के बेसिस पर रिएक्शंस जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक जो रिएक्शन होती हैं जिनको ख़त्म होने में एक ही स्टेप लगता है। ठीक है, ऐसी वाली रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस, है ना। ऐसी वाली रिएक्शंस जिनको खत्म होने में एक ही स्टेप लगेगा, मतलब ओवरऑल एक स्टेप में ही रिएक्शन खत्म हो जाती है ना। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। आता है बेटा समझ में, ठीक है। और दूसरी वाली रिएक्शंस जो होती हैं वो ऐसी रिएक्शंस रहेंगी जिनके खत्म होने में एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं। ठीक है, ऐसी वाली रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। समझाई बेटा बात ये नहीं, ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं ये क्या कहलाएंगी, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आया समझ में अच्छे से ये, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है ना, उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इसको इन शॉर्ट RDA बोला जाता है ना। किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कौन सी चीज़ होगी बेटा, तो हम बोलेंगे उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, जिसको RDA कहा जाता है। क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज़ बोलेंगे अगली वाली,
तो हम बोलेंगे जैसे जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनमें तो एक ही स्टेप था, तो वही क्या रहेगा, उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, अब कौन सी चीज अपन देखते हैं अगली वाली इसमें, तो एक और टर्म होती है दैट वी कॉल व्हाट, दैट मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो आरडीएस होता है, उस आरडीएस में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। आता है क्या बेटा समझ में, है ना। क्या बोला हमने, किसी भी रिएक्शन के आरडीएस में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोलेंगे उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। और एक और टर्म जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसको समझे हम, तो इसके लिए जैसे क्या है बेटा, तो बोलेंगे जैसे A + B दैट इज गिविंग व्हाट C। अब इस रिएक्शन के लिए मैं बोलूं कि क्या करना है, इसके लिए अपने को लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप कैसे लिखोगे कि R जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर में 1 एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, B के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 1। दोनों को कंबाइन कर दें हम तो क्या आ जाता है, R = K, A की पावर में 1 एंड B की पावर में भी 1, है ना। दिस इज व्हाट दैट, तो हम बोलेंगे ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो आप रिएक्शन देखकर थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, तो हमने बोला अब ये रिएक्शन जो है इसका हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना चाहा, है ना। मतलब क्या कि A का जो 1th पावर है वही रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा या कुछ और पावर करेगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो क्या होना चाहिए, तो हमने बोला A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाना चाहिए, A का कॉन्सेंट्रेशन हाफ करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, पर यदि क्या हो, तो हमने बोला कि हमने A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया और रिएक्शन के रेट पर फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, A के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किया तो भी रिएक्शन के रेट पर असर नहीं हुआ। समझ आ रही बेटा बात ये, ठीक है। तो यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यदि ऐसा होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि A के पावर में तो एक्चुअली 0 आना चाहिए, थ्योरी के हिसाब से इट इज 1, बट एक्चुअली क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो हम बोलेंगे 0, क्योंकि A के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज से रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब यहाँ पर 0 लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और B जो है इसके लिए क्या बोला है हमने, तो हमने बोला जैसे कि B का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए, ट्रिपल करने पर ट्रिपल हो जाए, मतलब B के पावर में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या सजेस्ट कर रहा है कि हमको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा लिखना चाहिए, R = K, A की पावर में 0 एंड B की पावर में 1। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए क्या करते हैं बेटा, जब हम तो बोलेंगे इट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन की जगह इसको हम क्या बोलने लगते हैं, इसको रेट लॉ इक्वेशन बोलने लगते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज किसी भी रिएक्शन के लिए, है ना, रेट और रेट कांस्टेंट में और रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन में जो रिलेशन होता है ना, on the basis of experimental data, this mathematical expression is known as what, rate law equation। आए ना बेटा समझ में, ठीक है। अब जैसे इसको हम देख लें हम, A moles of A and B moles of B, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग R = K, A की पावर में स्मॉल a B की पावर में स्मॉल b। ठीक है, अब क्या हमने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर देखा, तो A की पावर में स्मॉल a की जगह m आ गया और B की पावर में स्मॉल b की जगह n आ गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इस वाले रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन है। ठीक है, तो बेटा अपन कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ इक्वेशन होता है, ठीक है, उस रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट के पावर में जो भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो पावर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है ना। क्या बोले हमने कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ इक्वेशन है, ठीक है, उस रेट लॉ इक्वेशन में किसी भी रिएक्टेंट के पावर में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो पावर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोलेंगे वो पावर रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। ठीक है,
तो हम बोलेंगे ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज एन हो जाता है। ठीक है, और रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर जो होता है वो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज रेट लॉ इक्वेशन में। ठीक है, सारे रिएक्टेंट्स के फॉरवर्ड्स का सम जो होगा ना वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो हम बोलेंगे वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आया है क्या बेटा समझ में ना, क्या बोला हमने, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ इक्वेशन होता है, ठीक है, उस रेट लॉ इक्वेशन में ना क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे सारे रिएक्टेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सारे रिएक्टेंट्स के फॉरवर्ड्स का जो सम होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। आगे बेटा समझ में अच्छे से है, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन जो पर्टिकुलर इसका रेट लॉ इक्वेशन ये था, दो रिएक्टेंट्स ए और बी थे, इनके पावर्स क्या थे रिस्पेक्टिवली एम एंड एन, एम और एन इंडिविजुअली क्या थे, तो हमने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दीज पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स इंडिविजुअली, बट ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट इज एम प्लस एन। आगे समझ में, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एम प्लस एन। क्लियर, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो क्या रहेगी, तो हमेशा वो रहेगी दैट इज वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहती और जीरो भी नहीं होती है ना, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। आए बेटा समझ में यहाँ तक अच्छे से है ना। चलो अब इसके आगे का अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।